So yesterday or the two three lectures which we have already done, are they clear to you people? अगर कोई problem है तो you can ask me. Otherwise, I'll move to the parts where we left, like that is the applications of enzymes. We did it very fastly because we had very less time yesterday. ठीक है? Okay, you are not having any problem then? चलो ठीक है फिर we'll move to the application part and yeah. Is it visible? Yes, ma'am. Okay, so applications of enzymes are that they are helpful in various industries, medical uses, for example, in diagnostic as well. तो बहुत जगह उनकी help है enzymes की. So if we talk about the जस्ट ऊपर ऊपर से अगर देखना चाहें कि कैसे कैसे एंजाइम्स हेल्प करते हैं, तो एक है थेरेपेटिक एजेंट. दे कैन एक्ट एज थेरेपेटिक एजेंट एंड दे आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सर्टेन क्लिनिकल कंडीशंस. इनका इन्होंने डिटेल में एग्जांपल नहीं लिखा हुआ, बट if the applications of enzymes come or the important applications, so you can write that firstly ये नहीं कि डायरेक्टली आपने enzymes की एप्लीकेशन से स्टार्ट कर देना है. एंजाइम्स के बारे में पहले बताना है, एंजाइम की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद उसके बाद आपने ये एक्सप्लेन करना है. ये नहीं कि बस एंजाइम के डिफरेंट पर्पसेस हैं, एंजाइम की बहुत प्रॉपर्टीज है. ठीक है? So therapeutic agents, as therapeutic agents, they can act or analytical reagents. So they can be used for making various substrates for analysis purposes. Drugs में, pharma industry में, ये सब में enzymes का बहुत important role है. Then in genetic manipulation, अब जो genetic engineering करते हैं, जैसे RNA है, इन सबको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई करना है. तो एक एंजाइम लाइगेज है, तो वो 2 डीएनए के सेगमेंट्स को जोड़ देता है. अगर किसी को तोड़ना हो तो रिस्ट्रिक्शन, ऐसे एंडोन्यूक्लियसेस हैं वो तोड़ देते हैं. तो ऐसे सारे एंजाइम्स ही हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्प करते हैं, तो जीनोमिक्स या रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने में. देन आर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. ये तो होगी रिसर्च वाली कि जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं, ये भी इंडस्ट्री में आ जाती है, फार्मा इंडस्ट्री वगैरह में. थेरेपेटिक तो मेडिकल की हेल्पफुल है. देन आर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. तो इंडस्ट्रियल में है पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री. तो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री बहुत सारे एंजाइम्स को यूटिलाइज करती है टू रिमूव various glues or adhesives which are then used during the paper recycling. अब जब भी उन्होंने पेपर रिसाइकल करना है, ठीक है, उसमें पता नहीं क्या कुछ लगा हुआ है उस वेस्ट पेपर में, तो उस पेपर में जो भी वेस्ट मटेरियल लगा हुआ है उसको डिसॉल्व करने के लिए या उससे पेपर से अलग करने के लिए एंजाइम यूज करते हैं. सो दैट एंजाइम बेसिकली एक्ट ऑन दैट वेस्ट मटेरियल. और वेस्ट मटेरियल इसमें क्या हो सकता है, जैसे उस पर कोई फेविकोल का कोई कंपोनेंट है, अगर एंजाइम ऐसे एंजाइम यूज करते हैं जो कि उस फेविकोल या एडहेसिव कंपोनेंट या ग्लू के ऊपर एक्ट करेंगे और उसको डिसॉल्व कर देंगे, सो दैट वो पेपर में से अलग हो जाए. ठीक है? देन दे कैन बी रिसाइकल्ड इजीली. देन आर दी डिटर्जेंट्स. डिटर्जेंट्स में है कि जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट होते हैं वो एंजाइम यूटिलाइज करते हैं एंड दे बेसिकली रिमूव द स्टेन. जो भी ग्रास, वाइन या सॉइल के जो स्टेन्स लगे होते हैं उनको रिमूव करने के लिए डिटर्जेंट में लाइपेजेस एंजाइम ऐड ऑन किए होते हैं. अब किसी के कपड़ों के ऊपर घी लग गया है ना, तो वो पानी से तो साफ होएगा नहीं. अब पानी से नहीं साफ होएगा तो उसमें कोई ना कोई एंजाइम डिटर्जेंट डालना पड़ेगा. डिटर्जेंट
अब वो डिटर्जेंट के अंदर बहुत सारे एंजाइम मॉलिक्यूल्स उन्होंने किए होते हैं ऐड ऑन। दैट्स व्हाई वो बोलते हैं कि कई एडवर्टाइजमेंट्स में देते हैं कि इस ये सारे धब्बों को क्लीन कर देता है, सारे स्टेन्स इसमें से रिमूव हो जाते हैं, कोई ऐसा डिटर्जेंट है जिसमें नहीं होते। तो उनकी टेक्नोलॉजी है डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कि उसने एंजाइम यूज किए हैं कि नहीं किए। ठीक है, अगर उसने एंजाइम ये वाला यूज किया तो इट कैन इजीली डिजोल्व। लाइपेज का काम ही है फैट्स को, लिपिड्स को रिमूव करना, क्योंकि वो फैट्स के ऊपर एक्ट करते हैं और उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं, और फिर क्या होएगा, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बन जाएगा, और ग्लिसरॉल वगैरह ये सब रिमूव हो जाएंगे वाटर में से डिटर्जेंट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो हैं वो भी एंजाइम यूटिलाइज करती हैं। देन वी हैव टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल क्लोथ्स वगैरह इसमें भी एंजाइम यूटिलाइज करते हैं फॉर एनहांसिंग द फाइबर को बहुत ही चमक देने के लिए, या उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करने के लिए। तो देन उसमें उसकी क्वालिटी ऑफ कलर को इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज इन द रोल इन टेक्सटाइल। यू कैन राइट जस्ट इन शॉर्टकट, अगर आपको थोड़ा कम लिखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको बहुत सारे एक क्वेश्चन में ही कितना सारा कुछ बताना है, सपोज उसमें प्रॉपर्टीज भी बतानी है, उसमें इंपॉर्टेंस भी बतानी है, उसमें क्लासिफिकेशन भी बतानी है, तो इन सबको शॉर्टकट कर दो। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ थोड़ी सी डिटेल में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें क्या क्या है। तो आप जस्ट ऐसे लिख सकते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री में एंजाइम यूटिलाइज होते हैं। दैट इज यू कैन राइट इन पेपर एंड पर्ल, डिटर्जेंट, टेक्सटाइल्स एंड ये वो, इन सब में कर सकते हो। ठीक है, देन है फूड एंड बेवरेजेस। ये तो बहुत ही कॉमन है कि जितने भी जहाँ पे भी वाइन, बियर, विनेगर, चीज, ये वो सब कुछ बनता है, वहाँ पे एंजाइम यूटिलाइज होंगे ही होंगे। एंड फूड इंडस्ट्री या डेयरी इंडस्ट्री ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसमें ये चीजें यूज होती हैं। देन रेनेट एक एंजाइम है जो कि यूटिलाइज करते हैं मिल्क को कोएगुलेट करने के लिए, ताकि चीज या ये वो चीज बन सके। बेसिकली पनीर या चीज, ये सारे प्रोडक्ट्स डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको बनाने के लिए ये एंजाइम किसी स्टेप में काम में आता है। देन आर दी प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस का नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, है ना। तो इसमें एक जो मिल्क है उसमें वी हैव वे एज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। वे को उसमें जो भी प्रोटीन हैं वे के अंदर, उनको बेसिकली जो मिल्क है उसमें कैसीन होता है एज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो वो कैसीन जो प्रोटीन है, वो अगर मिल्क में से बटर, घी वगैरह सब कुछ निकाल दिया जाए, तो जो मिल्क का कंपोनेंट बचता है, दैट इज पानी जैसा मटेरियल, मतलब उसमें से सब मिल्क सब फैट निकाल दिया तो वे बच जाता है, WHEY, दिस इज नेम्ड एज वे। एंड वे में अब बटर, फैट, लिपिड सब निकल गए, तो बचा क्या, प्रोटीन। एंड दैट प्रोटीन कैन बी denatured by the proteases, they are also enzymes. So ये इसलिए करते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो भी मिल्क में प्रोटीन है वो कई पर्सन के लिए एलर्जिक है। सपोज सम इन्फेंट, बेबीज, चिल्ड्रन, उनको पचता नहीं है वो प्रोटीन, दैट्स व्हाई दे रिमूव दैट प्रोटीन बाय द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। ठीक है, तो फूड एंड बेवरेजेस में ये चीजें होती हैं। लैक्टेज तो पता ही है, ये लैक्टोज को डिजेस्ट करेगा। तो जो कैटलेज है, कैटलेज भी चीज प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं काम में आता है। देन इज लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री भी आप सोच रहे होगे लेदर में क्या है ना एंजाइम का काम है। तो लेदर भी बहुत सारे एंजाइम यूटिलाइज करती है सो एज टू स्टेबलाइज द लेदर। जैसे टेक्सटाइल में वो एक शाइन इंक्रीज करने के लिए, या टेक्सटाइल का फैब्रिक को एक अच्छी चमक देने के लिए
या उसकी कलर को एनहांस करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, वैसे ही लेदर इंडस्ट्री में भी रिमूव करना है, क्लीन करना है किसको, केराटिन कंपोनेंट्स को या पिगमेंट्स को। अब जो लेदर है वो सपोज वो किसी की स्किन से ही आ रहा है, अगर कोई भी एनिमल की स्किन है, उसके उससे अगर लेदर बन रहा है तो दैट एनिमल इज हैविंग दैट स्किन, स्किन में केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होएगा एंड उस केराटिन को रिमूव करने के लिए केराटिनेज ऐसे एंजाइम करके हम लेदर इंडस्ट्री में उनको यूज कर सकते हैं। देन फॉर मेकिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, इसमें भी यूटिलाइज होता है। एंड बायोइथेनॉल, अब जैसे आजकल कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल ऐसी चीजें जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हमारी वो हो रही हैं, घूम रही हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिप्लेनिश हो रही हैं या डिग्रेड हो रही हैं, रिड्यूस हो रही हैं हमारी अर्थ की, जो अर्थ के अंदर से हमें वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, ऑयल पेट्रोलियम गैस। अब उसकी बजाय उसका एक सप्लीमेंट साइंटिस्ट कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो बायोइथेनॉल एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि स्टार्च मटेरियल जो कि ऑलरेडी बैम्बू या प्लांट मटेरियल से हमें मिल सकता है, उसको एंजाइम्स के थ्रू यूटिलाइज करके एंजाइम के थ्रू वो उसको डिग्रेड करते हैं एंड जो भी इस बीट में बैम्बू में या जो भी ग्रासेस में कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करेंगे, एंजाइम्स की प्रेजेंस में बायोइथेनॉल बना लेंगे। जैसे हमने एनारोबिक कंडीशन में देखा था कि पायरुवेट से इथेनॉल बनता है या अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में, ठीक है। तो जो काम हमने बायोकेमिकल मेटाबॉलिज्म में किया है उसको अप्लाई करने के लिए इंडस्ट्री है, ठीक है। इंडस्ट्री इज फॉर the application part, that's why the enzymes are having very important role in all the industry, चाहे लेदर है, टेक्सटाइल है, पेपर है, फूड है, डेयरी है, everywhere enzymes play an important role. Then we have diagnostic purposes, that is from the medical point of view, ये बहुत important है enzymes, क्योंकि enzymes बॉडी के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, या तो लिवर में, ऑर्गन में, किडनीज में, है ना, कहीं ना कहीं, और इन द प्लाज्मा और सीरम, इनमें भी घूम रहे हैं, ब्लड में। So the presence or absence of these enzymes, it can be detected to diagnose various diseases. अगर कोई एंजाइम की एब्सेंस है, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़ा था कि सपोज फ्रक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं है ना, तो एंजाइम नहीं है ये कैसे पता चलता है, ठीक है। दिस कैन बी बाय टेकिंग इनटू अकाउंट कि एंजाइम के टेस्ट लगाए जाते हैं, वेदर एंजाइम इज देयर और नॉट। और एंजाइम पता कैसे लग सकता है, हम उसमें सबस्ट्रेट डालेंगे, अगर तो ब्लड या प्लाज्मा में या सीरम जो हमने बाहर निकाला है उसमें वो एंजाइम हुआ तो वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा और हमें पता चल जाएगा कि इसमें एंजाइम था। और अगर वो बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन में है तो भी पता लगा सकते हैं, किट्स अवेलेबल है मार्केट में। अगर वो बहुत कम कंसेंट्रेशन में है तो भी पता लग सकता है कि जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए तो उतना तो बना नहीं, ठीक है। सो दीज एंजाइम्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। सो इसको भी आगे उन्होंने डिवाइड कर दिया, फंक्शनल एंजाइम्स एंड नॉन फंक्शनल। Functional enzymes are those which are contained in the plasma and they have normal or just a little bit high amount. These enzymes are functionally very active in plasma and ये liver में, kidneys में, organs में अलग अलग वहाँ पे present होते हैं, वो blood में circulate करते हैं, तब इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी डायग्नोस्टिक किट्स हैं उनसे सपोज लिवर का फंक्शन टेस्ट करना है तब भी एंजाइम ही टेस्ट में लगाते हैं। देन वी आर नॉन फंक्शनल एंजाइम्स। नॉन फंक्शनल एंजाइम्स में है कि दे आर आइदर कंटेन्ड इन द प्लाज्मा, या तो प्लाज्मा में है या कुछ ट्रेस अमाउंट में है या बिल्कुल ही एब्सेंट है, एंड दे आर नॉट फंक्शनली एक्टिव। उसका एग्जांपल है कि सेक्रेटरी एंजाइम्स हैं जो कि जस्ट दे आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बट ये स्टमक के बाहर नहीं कभी भी आपको दिखेंगे, है ना। जो भी पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये वो एंजाइम्स हैं
जो कि स्टमक के अंदर ही रहेंगे, वो ब्लड में सर्कुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। दे आर ओनली प्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम ओनली, जब वहां पे स्टमक में खाना आएगा तब डाइजेस्ट होएगा। बट ये जो बाकी सारे एंजाइम्स हैं ये ऑलरेडी बॉडी में सर्कुलेट हो ही जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, नए भी बन जाते हैं, ये सारे फंक्शनल रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन नॉन फंक्शनल ये है कि जो कि बाहर नहीं घूमते, वो अंदर अंदर ही रहते हैं, और जब फूड आएगा तब प्रोड्यूस होते हैं, नहीं तो नहीं होते। देन देयर आर constitutive enzymes which are released by the cells present in the plasma. ये वो एंजाइम्स हैं जो कि प्लाज्मा में रिलीज तो होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं रिलीज होते, जब जरूरत पड़ेगी तब प्लाज्मा में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। सो देयर इंक्रीज और डिक्रीज कंसंट्रेशन कैन आल्सो बी डिटरमिन्ड, एंड अगर जो भी एंजाइम्स हैं उनको उनके जो भी इंक्रीज है या डिक्रीज है, उसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कोई सेलुलर डैमेज है, इंक्रीज रेट है, या सेल बहुत ज्यादा काम कर रहा है, या उसमें कोई कैंसर पार्ट आ गया है कि कैंसर की वजह से एंजाइम कुछ ज्यादा ही प्रोड्यूस होने लग पड़ा, या सेल की प्रोलिफरेशन कुछ ज्यादा ही हो रही है, सेल डिवीजन एक्टिवेशन कुछ एक्सेसिव होने लग पड़ी जो कि होनी नहीं चाहिए, और इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ एंजाइम क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स में कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। देन वी हैव द टॉपिक जो कि हमने वो लॉक एंड की मैकेनिज्म किया था कि ऐसे ऐसे एंजाइम की एक्टिविटी है, एंजाइम सबस्ट्रेट बनता है, देन प्रोडक्ट बनता है, देन प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है, उसके साथ हमारे फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। इसमें कुछ फैक्टर्स हमने कल भी किए थे, जैसे टेम्परेचर और पीएच, वही दोबारा रिपीट भी होंगे, लेकिन इसके अलावा भी और फैक्टर्स हैं, एंड दे आर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब ये नहीं है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करी जा रहे हैं, और जो जो हमारा सबस्ट्रेट है वो दोबारा से जितना भी सबस्ट्रेट हम डाली जा रहे हैं उतना ही वो प्रोडक्ट में अपने आप को कन्वर्ट करी जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि एंजाइम के पास भी एक लिमिट होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें खाना खिलाई जा रहे हैं, खिलाई जा रहे हैं, अब हमारी भी कोई लिमिट होएगी ना कि हम कितना खाना खा सकते हैं और उसको कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं और कितने टाइम में कर सकते हैं। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे भी फैक्टर्स पे कि हम 2 रोटी खाएंगे, 3 खाएंगे, 4 खाएंगे, 5 खाएंगे, कोई ज्यादा खा लेता है, कोई कम खाता है, ठीक है। ये एंजाइम का ही टर्नओवर नंबर है जो हमने कल डिस्कस किया था, टर्नओवर नंबर, कि उसने कितना सबस्ट्रेट को कितने पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो अगर तो जो भी फैक्टर्स आते हैं टू which have an important effect on the enzyme activity, तो उसमें ये सारे factors आएंगे। First is the substrate concentration, that is up to a certain concentration. By increasing the concentration of substrate, there is definitely an increase in the rate of reaction and the formation of the end product. अगर जितना ज्यादा हम सबस्ट्रेट डाली जा रहे हैं, हमें एंड में उतना ही प्रोडक्ट मिल रहा है, एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है ये काम। बट एक ऐसा पॉइंट आएगा कि फाइनली दैट एंजाइम बिकम सैचुरेटेड, कि हाँ जी भाई बस इसके ज्यादा अब मैं अपने आप में नहीं रख सकता, और एंजाइम को नहीं रख पाऊंगा, तो बस मेरी अब बस है, तो आप अब बंद कर दो, एंजाइम डालना बंद, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ दैट एंजाइम। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ये हुआ फैक्ट, ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट ऐड ऑन करी जा रहे हैं वैसे वैसे प्रोडक्ट तो हमें ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे एंजाइम सैचुरेट हो जाता है, और अगर अब हम सबस्ट्रेट डाली जा रहे हैं तो भी रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट के ऊपर उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। चाहे अब सबस्ट्रेट डाल भी दिया ना, अब एंजाइम तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, अब वो कहाँ पे सबस्ट्रेट को कैसे वो करेगा, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्यों? फिर क्या होगा, उसका कोई भी
फायदा नहीं होएगा। अगर सब्सट्रेट डालो चाहे ना डालो, एंजाइम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक लिमिट होती है सब्सट्रेट एंजाइम की, कि इतना ही सब्सट्रेट को मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ओके, देन इज द एंजाइम कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम विल आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन या एंजाइम एक्टिविटी का। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन हम कर रहे हैं ज्यादा, तो ऑफ कोर्स अगर सबस्ट्रेट ज्यादा पड़ा है, एंजाइम बेचारा एक ही है, तो फिर जितना उसमें बनना था, अगर 2 एंजाइम डाल देंगे, एंजाइम मतलब ज्यादा डालेंगे, तो फिर रेट तो डबल होएगा ही ना, यूजुअली इट विल डबल। तो इफ एन एक्सेस ऑफ सबस्ट्रेट इज प्रेजेंट, मतलब अगर एक्सेस है सबस्ट्रेट का, नॉर्मली तो जितना सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ करके अपना काम कर ही जा रहा है एंजाइम, लेकिन अगर सबस्ट्रेट ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल इफ सबस्ट्रेट इज इन एक्सेस, देन अगर हम एंजाइम की कंसेंट्रेशन को डबल करेंगे, तब रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट विल डबल। ठीक है, तो ये हम एंजाइम की एक्टिविटी के फैक्टर्स कर रहे हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी या जो भी हम एंजाइम का रिएक्शन करते हैं वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ओके, वन वाज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सेकंड इज द एंजाइम कंसंट्रेशन। मतलब एक तो हमने सबस्ट्रेट कर लिया, लेकिन एंजाइम का ये है कि अगर एक्सेस में है सबस्ट्रेट, देन हम अब अगर एंजाइम को डबल कर रहे हैं तो हमें डबल अमाउंट ऑफ एंड प्रोडक्ट तो मिलेंगे, लेकिन एज द कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज्ड मोर, अब डबल से भी ज्यादा कर दें, ठीक है, तो क्या होएगा, अब यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे सबस्ट्रेट सैचुरेट हो चुका है एंजाइम के साथ, कि अब इतना ज्यादा एंजाइम है आ गया है, लेकिन सबस्ट्रेट तो उतना ही है जितना था। अब उसने बोलना है कि चाहे अब एंजाइम और डालो चाहे ना डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो जितना एंड प्रोडक्ट बनाना था उतना ही बनाना है, अब चाहे एंजाइम ज्यादा डाल दो चाहे कम डाल दो, अब मैं सैचुरेट हो चुका हूँ। अब सब्सट्रेट बोल रहे हैं कि मैं सैचुरेटेड हूँ, क्योंकि हम एंजाइम की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, आर दिस 2 पॉइंट्स क्लियर टू यू पीपल? बोलो। पिकअप। यस और नो? कहाँ घूम गए सब? यस मैम। ओके, चलो एक की तो यस सही, बाकियों को पता नहीं मुझे। तो एंजाइम कंसंट्रेशन होगी, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन होगी, टेम्परेचर और पीएच हमने कल भी किया था, जिसमें हमने बोला था कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम कोई भी एंजाइम के लिए इंक्रीज कर रहे हैं, तो 10 डिग्री इंक्रीज करने के साथ रफली डबल तो हो ही गया उसका रेट ऑफ रिएक्शन। बट अगर ऑप्टिमल टेम्परेचर बॉडी का 37 डिग्री है, इसके ज्यादा अगर 10 डिग्री कर देंगे, थोड़ा सा तो ज्यादा हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, बट above this temperature the rate of reaction will decrease sharply, क्योंकि अब एंजाइम को उसका प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिला, और पहले ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिला था, पहले कम टेम्परेचर था, अब जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे मैंने वो ग्राफ शो किया था, जैसे 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 इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को, वैसे वैसे रिएक्शन रेट भी इंक्रीज करेगा, लेकिन 50 डिग्री या 45 डिग्री के आसपास आके वो स्टेबल हो जाएगा, इसके ज्यादा नहीं। अब उससे भी ज्यादा बढ़ाओगे टेम्परेचर तो एकदम से एंजाइम डीनेचर करना स्टार्ट कर देगा, और एंजाइम का जो एक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है या टर्शरी स्ट्रक्चर है वो लॉस हो जाएगा और डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम का कोगुलेट हो जाएंगे और एंजाइम एक्शन वर्क नहीं करेगा अबव 50 डिग्री। देन इफेक्ट ऑफ पीएच, ये भी हमने कल कर लिया था कुछ एंजाइम्स के एग्जांपल्स के साथ, कि कौन सा पेप्सिन है उसको कौन सी पीएच चाहिए। तो इसमें यही था कि जो मैक्सिमम एक्टिविटी है एंजाइम की, उनकी एट और नियर देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होती है। ठीक है, जैसे भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पेप्सिन का है, उसकी ऑप्टिमम पीएच ये और ये होएगी। अगर 3 से 2 डिग्री बढ़ा दें
पीएच और 1.5 से और कम कर दें, लाइक लेट इज 1 कर दे, 1 से ज्यादा तो कम कुछ हो नहीं सकती। अगर इसको अल्कलाइन दे दें, सपोज 3 की बजाय 5 या 6 दे दें, तो पैक्सिन काम करना बंद कर देगा। ठीक है, बिकॉज व्हाई इट इज दिस, बिकॉज जो प्रोटीन है उनका नेचर, वो एंजाइम जो है वो प्रोटीन है ना, तो एंजाइम का चक्कर ये है कि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन के लिए। अगर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाए तो पीएच जो है वो एसिडिक हो जाएगी। अगर OH नेगेटिव आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाए तो अल्कलाइनिटी, उस सोल्यूशन की अल्कलिनिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस बेसिस पे एंजाइम अपनी ही ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं, ज्यादा कम करोगे तो खराब हो जाएगा। Then is the ionic strength. It is again due to the concentration of ions in the solution. अब जो भी एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी इसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि आयंस कितने हैं सोल्यूशन में। एंड द सेंसिटिविटी मे बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, द आयनिक एटमॉस्फेयर। आयनिक एटमॉस्फेयर मिलता है एंजाइम को अपने सराउंडिंग में, आसपास, इधर उधर जहाँ भी सरफेस है उसका। तो वो क्या करते हैं, जो ऑपोजिट ऑपोजिट आयन होते हैं अपने, सपोज उनके प्रोटीन के बीच में पॉजिटिव NH पॉजिटिव NH3 या अमाइनो ग्रुप वाले ज्यादा अमाइनो एसिड्स हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज वाले आयंस को अपने पास अट्रैक्ट कर लेंगे और क्या होएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की एक डबल लेयर बन जाएगी उस एंजाइम के आसपास। तो दैट विल डिटरमिन द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट सोल्यूशन, कि वो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन में है ज्यादा या नेगेटिव चार्ज वाले। तो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ भी प्रॉपर होनी चाहिए फॉर द वर्किंग ऑफ एंजाइम। देन ऑक्सीडेशन है, रेडिएशन है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ऊपर वाले थे फैक्टर्स, दैट इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच एंड आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन में ये है कि जैसे कोई भी एसएच ग्रुप है, जैसे सल्फाइड्राइल ग्रुप्स हैं, और वो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस में उसकी एसेंशियल एक्टिविटी होती है। हर एक एंजाइम को की ऑक्सीडेशन का कम होना, ज्यादा होना, रिडक्शन होना, हर एक एंजाइम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ जो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस वाले एंजाइम्स हैं मेनली, उनमें अगर ऑक्सीडेशन एजेंट्स हैं तो वो क्या करेंगे, उन 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 ऑक्सीडो रिडक्टेजेस जो सोल्यूशन में प्रेजेंट हैं, उस सोल्यूशन में या एनवायरनमेंट में अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आ गए, सपोज एयर है, ऑक्सीजन एयर में होती है, तो वो क्या करेगी, जो अमाइनो एसिड सल्फाइड्रल ग्रुप होते हैं एसएच ग्रुप के, को क्या करेगी, वो ऑक्सीडाइज कर देती है। ऑक्सीडाइज होने की वजह से क्या होएगा, वो एसएच ग्रुप एसएच नहीं रहेंगे, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेंगे किसी और अमाइनो एसिड के साथ। इसकी वजह से उसकी एंजाइम एक्टिविटी लूज हो जाएगी। सो oxidoreductases category, they are very much sensitive to the oxidation conditions, absence or presence of oxygen in the atmosphere. So अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गए तो उसकी एंजाइम एक्टिविटी खराब हो जाती है। Then is the radiation. Enzymes are also very highly sensitive to the radiation, that is ultraviolet या X-ray या beta ray, gamma ray, ये आपने सुने होंगे, बट इसको डिटेल में अभी किया नहीं है, ये आपको रेडियोआइसोटोपी में आएगा बाद में। So many enzymes are having such मतलब उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं by what, by the formation of peroxidase, and which these peroxidases are basically formed due to the high energy radiation. जो भी high energy radiation होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, उनकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है, they are opposite, that is they are having high energy, why, because they are having short wavelength। और उनका सपोज अल्ट्रावायलेट है, दैट्स व्हाई हम बोलते हैं स्किन में कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से स्किन खराब हो गई है ना। तो क्यों खराब होती है, क्योंकि जो रेडिएशन हैं वो स्किन में या बॉडी में फ्री रेडिकल्स ऐसी चीजें जनरेट कर देती है। वो पेरोक्सीडाइजेस की वजह से होता है, क्योंकि ये पेरोक्सीडेजेस हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं
और ये एंजाइम को ऑक्सीडाइज कर देंगे और फ्री रेडिकल्स बनने लग जाएंगे बॉडी में या स्किन में, उनकी वजह से एंजाइम जो हैं वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, सो दे आर वेरी हाईली सेंसिटिव टू द शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। तो applications, properties, introduction, models, mechanism, and the factors of enzyme activity. Till this we have completed. So from 1 or 2 days later we will start with the enzyme kinetics. उसके पहले मुझे आपने ये सारा का सारा रिवाइज करके बताना है। कल आपकी रिवीजन ही क्लास होगी, so that I can understand that you people are getting this topic or not. ठीक है, ये सब पढ़ना है आपको। एक रीडिंग दो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी टुमारो, एंड टुमारो आल्सो विल हैव एन एक्सपेरिमेंट का जो एक मे बी एक लास्ट प्रैक्टिकल पेंडिंग है आपका, एक कोलेस्ट्रॉल की डिटर्मिनेशन, विल डू दैट टुमारो एज वेल। ठीक है, so I'll send you the material, or just be prepared with your that book Gotker। ठीक है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की डिटर्मिनेशन के टेस्ट हैं, आप उसको खोल के रखना, so that I can dictate you and you can understand and you can write in your files, so that आपकी files को complete हो जाए। Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am.